नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में जिसमें हम बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इस सेशन में हम ज्यादा से ज्यादा डिटेल में थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एक्चुअली है क्या, ये कौन सा कंसेप्ट है, इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या होता है, इसकी एप्लीकेशंस, इसके लिए लगने वाले एक्सेसरीज, इसमें यूज होने वाली जो प्रोसीजर होती है उस प्रोसीजर के साथ साथ हम और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो क्रोमेटोग्राफी कंसेप्ट से रिलेटेड होती हैं, उनको भी हम देखेंगे। क्रोमेटोग्राफी एक काफी बड़ा कंसेप्ट है जिसका एक छोटा सा पार्ट थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होता है। तो क्योंकि हमारे स्कोप ऑफ डिस्कशन में सिर्फ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, सबसे पहले तो हम जस्ट क्रोमेटोग्राफी एज अ कंसेप्ट को डिफाइन करेंगे। वो करने के बाद फिर हम अलग अलग तरह के जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स हैं उन पर एकदम ब्रीफली एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे और फिर इमीडिएटली वी विल मूव ऑन टू द थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी सेक्शन। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगेगा। इसे आखिर तक जरूर देखिएगा, थोड़ा सेशन लंबा होने वाला है लेकिन इसका फायदा भी काफी बड़ा होगा आपको एज ए स्टूडेंट, एज ए प्रोफेशनल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमेशा की तरह हम सबसे पहले एक छोटा सा रिकैप करेंगे। अब तक हमने हमारी जो बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री की जर्नी है, ये जो सीरीज हमने तैयार किया है, इसमें हमने अब तक कौन कौन से चैप्टर्स पर फोकस किया है उस तरफ एक छोटी सी नजर घुमाते हैं। सबसे पहले तो हमने यूनिट्स की बात की थी। यूनिट्स मतलब वो सारे यूनिट्स जो अलग अलग क्वांटिटीज को केमिकल लैब में मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं, उनके सिस्टम्स, यानी कि एसआई सिस्टम है, फिर एमकेएस, सीजीआई, एफपीएस सिस्टम, राइट। इस तरह के और बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट यूनिट से रिलेटेड वो हमने डील किए थे। साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि किस तरह से मोल कंसेप्ट यूनिट्स का एक इंटीग्रल हिस्सा है, किस तरह से उनका उपयोग सॉल्यूशंस की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है, सॉल्यूशंस को स्टैंडर्डाइज करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में हमने नॉर्मेलिटी का डिस्कशन किया था और इक्विवेलेंट वेट का डिस्कशन किया था। नॉर्मेलिटी कैसे कैलकुलेट की जानी है, उसमें इक्विवेलेंट वेट का क्या रोल है, इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट होगा, ऐसे सारे कंसेप्ट हमने नॉर्मेलिटी चैप्टर में कवर किए थे। थर्ड चैप्टर था स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन में हमने देखा कि प्राइमरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, इनका एप्लीकेशन क्या है, राइट, इनकी नेसेसिटी क्या है, उस पर भी हमने काफी इन डेप्थ डिस्कशन किया था। फिर हमने प्यूरिटी जो कॉन्सेप्ट है उसमें भी काफी डिटेल हमारा जो डिस्कोर्स था वो हुआ था। ये जो प्यूरिटी कंसेप्ट है, ये फार्मास्यूटिकल या फिर केमिकल एंटरप्राइजेज में किस तरह से इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ तक कि किसी भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में प्यूरिटी काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, राइट। आप कभी भी किसी चीज का इस्तेमाल करते हो, कभी भी कोई प्रोडक्ट कंज्यूम करते हो, तो उसका मतलब होता है कि आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है उससे, और वो एक्सपेक्टेशंस वो प्रोडक्ट पूरी कर पाएगा या नहीं, ये काफी हद तक डिपेंड करता है उसकी प्यूरिटी पर। तो जैसा कि हमने देखा था कि हमारे पास जो भी सॉल्यूशन है, जो भी सैंपल है, उसकी अगर हमें एनालिटिकल टेस्टिंग करनी है प्यूरिटी डिटरमाइन करने के लिए, तो वो हम कैसे करेंगे, इस कंसेप्ट को हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने एक छोटा सा थियोरेटिकल इलिस्ट्रेटिव एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया था चैप्टर नंबर 5 में, जिसमें हमने स्टैंडर्डाइजेशन किया एचसीएल सॉल्यूशन का और साथ ही साथ केओएच की प्यूरिटी भी कैलकुलेट की थी। फिर हमने इंस्ट्रूमेंटेशन में एंटर किया। इंस्ट्रूमेंटेशन में सबसे पहले हमने पीएच मीटर की पढ़ाई की, जिसमें हमने पीएच मीटर को देखा, उसका कंसेप्ट, उसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, उसके साथ साथ पीएच स्केल फॉलोड बाय क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ पीएच मीटर, कैलिब्रेशन ऑफ पीएच मीटर एंड ऑपरेशन ऑफ पीएच मीटर, वो हमने पढ़ा। और उसके साथ साथ उसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस पर भी फोकस किया था। जो हमारा लास्ट चैप्टर था 7, वो था कार्ल फिशर टाइट्रीमेट्री। तो कार्ल फिशर टाइट्रीमेट्री में हमने ये देखा था कि किस तरह से कोई भी प्रोडक्ट या सैंपल आपके पास हो जिसमें का मॉइस्चर कंटेंट आपको डिटरमाइन करना है, तो उस काम करने के लिए आप किस तरह से कार्ल फिशर टाइट्रेटर या फिर टाइट्रीमेट्री का इस्तेमाल कर सकते हो। इन जनरल कार्ल फिशर टाइट्रेशन की जो केमिकल रिएक्शन है उसके बारे में हमने पढ़ा। हमने देखा कि कौन कौन से टाइप्स हैं कार्ल फिशर टाइट्रीमेट्री के, यानी कि वॉल्यूमेट्रिक है, काउलोमेट्रिक टाइट्रीमेट्री है, फिर एंड पॉइंट कैसे डिटेक्ट होते हैं, कार्ल फिशर रिएजेंट कैसे बनाना है, कार्ल फिशर रिएजेंट को स्टैंडर्डाइज कैसे करना है, फिर वाटर इक्विवेलेंस फैक्टर किस तरह से कैलकुलेट होगा, वाटर इक्विवेलेंस फैक्टर जो है उसका रिलेशनशिप किस तरह से एस्टेब्लिश करेंगे हम जो आयोडीन कंज्यूम हो रहा है उसके साथ, और उसके बेसिस पर हम किस तरह से वाटर की क्वांटिटी डिटरमाइन करेंगे जो भी हमारे सैंपल में है। तो इस तरह के सारे डिस्कशंस हमने काफी डिटेल में अब तक देखे हैं। तो ये इतने 7 माइलस्टोन्स हमने कवर किए हैं। अब यहाँ से आगे जो हमारा 8th माइलस्टोन है, यानी कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, उस पर फोकस करते हैं।
तो आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं? आज के सेशन में हम इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल और एप्लीकेशंस जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के हैं उनको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम क्रोमेटोग्राफी एज ए जनरल कंसेप्ट क्या होता है उस पर भी थोड़ा फोकस जरूर करेंगे। हम एडवांटेजेस और लिमिटेशंस पर भी ध्यान देंगे इस टेक्निक के। फिर हम टीएलसी सिस्टम जो होता है उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं उनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के प्रोसीजर और कंक्लूजन के साथ समरी डिस्कशन करके आज के सेशन को खत्म करेंगे। तो ये हमारे आज के ऑब्जेक्टिव्स हैं, यही आज के हमारे सेशन के कंटेंट्स होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक कंसेप्ट जो है हमारा क्रोमेटोग्राफी उससे, क्योंकि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी पर डायरेक्ट जंप नहीं कर सकते। खास करके हमारे इस सीरीज में क्रोमेटोग्राफी का मतलब हमने नहीं देखा है, हम नहीं जानते क्रोमेटोग्राफी क्या है, तो फिर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी समझना और भी मुश्किल हो जाएगा। तो पहले आवश्यक है कि हम क्रोमेटोग्राफी क्या है ये समझ लें। तो क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन कुछ ऐसी है: एनालिटिकल मेथड यूज्ड टू सेपरेट, आइडेंटिफाई, प्यूरिफाई एंड क्वांटिफाई कंपोनेंट्स of a chemical mixture based on their individual affinity towards polar and non-polar medium in bracket mobile phases and stationary phases। ये एक तरह का एनालिटिकल मेथड है। एनालिटिकल मेथड जिसका इस्तेमाल किया जाता है सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन के लिए। यानी कि अगर आपके पास कोई भी केमिकल मिक्सचर प्रेजेंट है, उसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स ऐड किए गए हैं उनको अगर आपको सेपरेट करना है, सेपरेट करने के बाद आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाइफिकेशन के साथ साथ आपको उनको प्यूरिफाई भी करना है और क्वांटिफाई करना है, यानी कि कितनी क्वांटिटी है एग्जैक्टली। ऐसे सारे कामों के लिए आप क्रोमेटोग्राफिकल टेक्निक्स यूज कर सकते हो। और ये जो सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन और क्वांटिफिकेशन होता है ना, इसके लिए कुछ बेसिस चाहिए ना, कोई भी एक्टिविटी होती है कुछ रीजन चाहिए होता है। तो यहाँ पर ये जो सेपरेशन किया जाता है, इस सेपरेशन का जो बेसिक स्टिमुलस होता है वो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स की अलग अलग एफिनिटी होती है टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर मीडियम। मीडियम यानी ये किसी तरह का एक मटेरियल होता है, राइट, जिसके अगेंस्ट इनकी एफिनिटी के बेसिस पर सेपरेशन किया जाता है। अब ये जो मीडियम होता है ना, इसके लिए क्रोमेटोग्राफी की टर्मिनोलॉजी में दो वर्ड्स हैं, एक है मोबाइल फेज और दूसरा है स्टेशनरी फेज। तो ये जो मीडियम्स है इनका मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज का क्या मतलब है, ये थोड़ी देर में हम देखेंगे ही। अभी के लिए बस इसे साइड में रखिए। जस्ट इतना समझ लीजिए कि एक ऐसा एनालिटिकल टेक्निक है जो आपको सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन और क्वांटिफिकेशन करने में मदद करेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी देख लेते हैं कि कैसा होता है इन जनरल। अगर आपके पास कोई मिक्सचर है, लेट अस अज्यूम आपके पास मिक्सचर है, ये देखिए सैंपल। सैंपल में कैसा है, तीन चार पांच, तीन तरह के केमिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये है ग्रीन कलर के ट्राइंगल्स, फिर वहां पर हेक्सागॉन्स हैं ब्राउन कलर के, राइट, और यहाँ पर एक स्क्वायर शेप का ब्लू कलर का स्क्वायर भी है। तो ये दो तीन तरह के इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड किए गए हैं। ओके, तो ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये फोर टाइप्स के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इन सभी इंग्रेडिएंट्स को जब हम एक मीडियम में से पास करते हैं, अब स्टेशनरी फेज जो होता है ना वो स्टेबल होता है, एक ही जगह पे होता है। मोबाइल फेज इस सैंपल को लेके इसमें से रन होगा। तो जब ये रन होता है तो इसमें जो चार अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, वो चारों कंपोनेंट्स के जो अट्रैक्शन होता है टू द स्टेशनरी फेज वो अलग अलग तरह का होता है, राइट। और जिसका अट्रैक्शन स्टेशनरी फेज के लिए ज्यादा है वो थोड़ा धीरे आगे बढ़ता है, क्योंकि वो छोड़ना नहीं चाहता, उसका अट्रैक्शन ज्यादा है ना, इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट टू मूव द मॉलिक्यूल थ्रू द सॉल्यूशन। लेकिन अगर किसी की एफिनिटी या फिर किसी का अट्रैक्शन टू द स्टेशनरी फेज कम है तो वो जल्दी जल्दी रन करेंगे मोबाइल फेज के साथ, क्योंकि उनका क्योंकि मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज का नेचर अलग अलग अपोजिट होता है बेसिकली। यानी कि अगर आपका स्टेशनरी फेज पोलर है तो मोबाइल फेज नॉन पोलर होगा, रिलेटिवली नॉन पोलर है। अगर आपका मोबाइल फेज पोलर है तो आपका स्टेशनरी फेज रिलेटिवली नॉन पोलर होगा। ये दोनों का जो नेचर है ना, इसको अलग अलग रखना आवश्यक होता है, तभी आप सेपरेशन कर सकते हो ना। अगर किसी चीज को आपको सेपरेट करना है तो आपको दोनों साइड से उसे खींचना होगा, तभी तो वो सेपरेट होगा। और यहाँ पर यही सिचुएशन है। तो दो अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, दो अलग अलग क्राइटेरियाज क्रिएट हो गए हैं पोलैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसीलिए जब कोई भी लिक्विड पास होता है या फिर कोई भी एक मोबाइल फेज जिसको हम कहते हैं, मोबाइल फेज यानी कि ये रन हो रहा है, ये रन होते होते इसके थ्रू जाएगा, स्टेशनरी फेज के थ्रू रन होगा। और ये रन होते वक्त ये इस तरह से सैंपल सैंपल के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको अलग अलग कर देगा on the basis of their affinity to the stationary phase। ओके, स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। तो ये कुछ ऐसे होता है। अभी यहाँ पर प्रैक्टिकल एक फोटो मैंने लगाई है, इस फोटो पे जरा ध्यान दीजिए। ये एक तरह का क्रोमेटोग्राफी बेड है, ये इसमें अलग अलग टाइप्स आते हैं। ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का ही प्रैक्टिकल एग्जांपल है। ये इन डिटेल हम आगे और ज्यादा डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए बस इतना देखिए कि एक तरह का एक थिन ऐसा पेपर जैसा फॉइल बेस्ड क्रोमेटोग्राफी प्लेट है,
उस पर एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने और उसके ऊपर 4 सैंपल डोजिंग कर दिए। अब ये 4 सैंपल्स की डोजिंग करने के बाद यहाँ पर इस प्लेट में लिक्विड रखा हुआ है। लिक्विड जो रखा है वो मोबाइल फेज है। ये जो आपको पेपर जैसा दिख रहा है ये आपका स्टेशनरी फेज है। तो जब आप इसको इस लिक्विड में डिप करते हो तो लिक्विड धीरे धीरे कैपिलरी एक्शन की वजह से आगे बढ़ने लगता है। जब ये आगे बढ़ने लगता है तो इस लाइन तक पहुंच जाएगा और पहुंचने के बाद फिर मोबाइल फेज डिपेंडिंग ऑन द एफिनिटी ऑफ द इंग्रेडिएंट्स टू द स्टेशनरी फेज इनको सेपरेट करने का काम शुरू कर देता है। तो आप सेकंड इमेज में देख सकते हो, ये थोड़ी देर बाद की बात है। देखिए स्टार्टिंग में लिक्विड का लेवल यहीं तक था, लेकिन 5 या 10 मिनट बाद, कुछ समय बाद ये लिक्विड का लेवल ऊपर जा चुका है और उसके साथ साथ इस लाइन पर जो केमिकल्स आपने डोजिंग किए हुए थे वो केमिकल्स भी आगे बढ़ चुके हैं। ओके, इतना ही नहीं, आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर सेपरेशन ऑलरेडी शुरू हो गया है। स्टार्टिंग में जो सिर्फ ब्राउन था उसमें आपको येलो और ब्राउन दोनों दिख रहे हैं। जो ग्रीन था उसमें आपको ब्लू, ग्रीन और येलो ऐसे 3 कलर दिख रहे हैं, राइट। जो ब्लू कलर था, डार्क ब्लू कलर, वो ब्लू, वायलेट और लाइट ब्लू कलर का जैसा दिख रहा है। तो आप ब्लैक है, ब्लैक में येलो अलग हो गया, ब्लू अलग हो गया, तो और ज्यादा सेपरेशन का स्कोप है वैसे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ऑलरेडी सेपरेशन शुरू हो चुका है। और अगर आप थोड़ी देर रुकेंगे तो ये लिक्विड आगे चलता जाएगा और ये ज्यादा सेपरेट होते जाएंगे, राइट। इसका कारण ये है कि इनकी एफिनिटी अलग अलग है सारे इंग्रेडिएंट्स की, स्टेशनरी और मोबाइल फेस के लिए। और एफिनिटी अलग अलग है इसलिए वो जब रन हो रहे हैं तो अलग अलग स्पीड पर रन हो रहे हैं। अलग अलग स्पीड पर रन हो रहे हैं तो नेचुरली वो अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से। और यही आपको थर्ड वाला जो इमेज है उसमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेपरेशन काफी ज्यादा एक्सटेंड तक हुआ है। देखिए कलर एकदम क्लियर अब पता चल रहा है कि कौन कौन से कलर्स हैं। तो येलो कलर है, वायलेट कलर है, ब्लू कलर भी है ना, पर्पल कलर वगैरह सारे अलग अलग कलर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से ये पिगमेंट्स पूरी तरह से ट्रैवल करके ऊपर चले गए हैं। तो ये बेसिक प्रिंसिपल होता है क्रोमेटोग्राफी का। और ये एग्जांपल भले ही थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का हो, लेकिन एक बात याद रखिएगा, बेसिक प्रिंसिपल जो है क्रोमेटोग्राफी का वो हमेशा यही रहने वाला है कि आपके पास एक सैंपल है, सैंपल के अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं और इंग्रेडिएंट्स की जो एफिनिटी है या फिर अट्रैक्शन है टू द स्टेशनरी फेज और द मोबाइल फेज वो अलग अलग है और इस एफिनिटी पर डिपेंडेंट सेपरेशन होगा। तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी के काफी सारे टाइप्स हैं। इनफैक्ट सभी टाइप्स को याद करना भी काफी मुश्किल होता है। इसका कारण ये है कि क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक है उसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं और मल्टीपल कंपोनेंट्स के बेसिस पर मल्टीपल क्राइटेरिया क्रिएट हो जाते हैं जिनके आधार पर इसका क्लासिफिकेशन और टाइप्स का एनलिस्टिंग किया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने 3 अलग अलग क्राइटेरिया मेंशन किए हैं जिनके बेसिस पर आप क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स का क्लासिफिकेशन कर सकते हो। सबसे पहला क्राइटेरिया है बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन। तो सेपरेशन कैसे हो रहा है, जो इंग्रेडिएंट्स है मिक्सचर में उनका सेपरेशन का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, उस आधार पर आप क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स को क्लासिफाई कर सकते हो। बेस्ड ऑन स्टेट ऑफ मोबाइल फेज, तो मोबाइल फेज का आपका कैसा स्टेट है। मोबाइल फेजेस जैसा कि हमने हमारे जो अभी थोड़ी देर पिछले स्लाइड पर जो एग्जांपल था वो देखा, उसमें वो लिक्विड था, लेकिन मोबाइल फेज गैस भी हो सकता है। तो उसकी स्टेट पर डिपेंड करेगा कि किस तरह से आप उसका इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ तीसरा क्राइटेरिया है बेस्ड ऑन शेप ऑफ क्रोमेटोग्राफिक बेड। तो आपने वो स्टेशनरी फेज तो देखा था ना, इट वाज इन द फॉर्म ऑफ अ थिन फॉइल, तो वो एक तरह का शेप हो गया, राइट। तो उसके साथ साथ एक कॉलम क्रोमेटोग्राफ भी हो सकता है। कॉलम क्रोमेटोग्राफ मतलब एक तरह का सिलिंड्रिकल हॉलो स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर पर्टिकुलर मटेरियल जो क्रोमेटोग्राफी बेड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो भरा जाता है और फिर वो एक्ट करता है एज अ स्टेशनरी फेज। तो ये अलग अलग टाइप्स में, अलग अलग शेप्स में और नेचर में बन सकता है, इसलिए वो थर्ड क्राइटेरिया होगा जिसके बेसिस पर आप क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स को क्लासिफाई कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन के बेसिस पर कैसे कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है। ये जो काफी बड़ी एक्सटेंसिव लिस्ट है, लेकिन आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, इसमें सारे क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स की लिस्ट भी नहीं मैंने की है क्योंकि वो बहुत सारे हैं और ये काफी कॉम्प्लिकेटेड मैटर होता है क्योंकि ये एक तरह से हाइब्रिड टेक्निक्स होती है। एक कोई भी पर्टिकुलर आप क्रोमेटोग्राफी एक्टिविटी कर रहे हो तो उसमें कई बार मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड प्रॉपर्टीज आपको दिखाई देती है। तो ऐसे सिचुएशन में इनको क्लासिफाई करना मुश्किल होता है। आप कोई एक नया अटैचमेंट लगा दोगे या फिर एक नया तरह का कोई कॉलम बना दोगे तो फिर उस कॉलम के नाम पर एक नए टाइप का क्रोमेटोग्राफी बन जाता है। तो बेसिक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स जितने चाहिए उतने आप बना सकते हो। थोड़ा सा आपकी जो प्रोसीजर है उसमें वेरिएशन आ गया तो नए टाइप का क्रोमेटोग्राफी उसको कंसिडर किया जाता है कई बार। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मेथड चेंज हो जाती है, मेथड चेंज हो जाती है तो फिर उसको एक नया नाम देना आवश्यक हो जाता है, वरना फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। अगर कोई उस प्रैक्टिकल को रिपीट करना चाहता है तो उनके समझ में नहीं आएगा। तो जो चेंज है उस चेंज को सिग्निफाई करने के लिए आपको एक नई टेक्निक का नोटेशन क्रिएट करना पड़ता है ताकि
रिस्पेक्टिव रिसर्चर्स को या स्टूडेंट्स को या एकेडमिशियंस को ठीक से समझ में आ जाए कि चेंज कहाँ पर हुआ है और क्या हुआ है। तो चलिए देखते हैं चार बेसिक टाइप्स बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन। तो किस तरह से सेपरेशन होगा? सबसे पहला है एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, जेल और साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। ये चार टाइप्स बेसिकली ये वो प्रिंसिपल बताती हैं जिस बेसिस पर सेपरेशन होता है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था ये अट्रैक्शन है, लेकिन अट्रैक्शन क्यों है? कुछ तो कारण होगा ना। वो अट्रैक्शन कहाँ से आ रहा है, वेयर इज दिस अट्रैक्शन जनरेटिंग फ्रॉम, उसका जो सोर्स है उस सोर्स के आधार पर आप क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स को क्लासिफाई कर सकते हो। सबसे पहला है एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में ऐसा होता है कि आपका जो सैंपल होता है दैट सैंपल गेट्स एड्सॉर्ब्ड। एड्सॉर्ब्ड यानी वो सरफेस पर चिपक जाता है, परमानेंटली नहीं, टेम्पररी ही सही, एक वीक बॉन्ड के साथ वो सरफेस पर चिपक जाता है, रिएक्ट नहीं करता है केमिकली। हाँ, they are not reacting with each other chemically. What they are doing is that they are simply getting attached to each other. वो जो स्टेशनरी फेस का जो सरफेस है उस पर वो स्टिक हो जाता है, तो उसको एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। तो इसमें भी चार टाइप आ गए, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी एंड हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि चार टाइप तो सिर्फ एडजॉर्प्शन में ही है। और मैं आपको बताऊं कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, एचपीएलसी, इनके भी और मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी आप बना सकते हो। जैसे जैसे प्रोसीजर्स चेंज होती हैं उस तरह से नए नए टाइप्स के क्रोमेटोग्राफिकल टेक्निक्स बन सकते हैं। फिर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में दो फेजेस होते हैं और दोनों फेजेस जो है वो फाइट करते हैं और अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को सेपरेट करने में मदद करते हैं। तो इसी तरह से पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी आता है। इसको हम एकदम बेसिक लैंग्वेज में गैस क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी यानी गैस क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि आपका जो मोबाइल फेज है वो गैस होता है और आपका स्टेशनरी फेज लिक्विड होता है, और उसके बेसिस पर जो कंपोनेंट्स हैं उनका पार्टीशनिंग या फिर सेपरेशन होता है। साथ ही साथ अगर आप लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी देखोगे तो आपके पास जो स्टेशनरी और मोबाइल फेज है दोनों ही लिक्विड स्टेट में होंगे। और पेपर क्रोमेटोग्राफी येट अनदर टेक्निक वेयर पार्टीशन इज अचीव्ड। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में भी ऐसा ही कुछ होता है। आयन एक्सचेंज में क्या होता है कि आपके पास एक स्टेशनरी फेज है, स्टेशनरी फेज को आप कोट कर देते हो एक पर्टिकुलर केमिकल के आयंस के साथ। जब आपका मोबाइल फेज आपके सैंपल को लेकर स्टेशनरी फेज तक पहुंचता है तो आपका जो सैंपल के अंदर जो आयंस हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो इन आयंस को रिप्लेस कर देते हैं जिनका कोटिंग आपने आपके स्टेशनरी फेज पर कर रखा है। तो जैसे जैसे आयंस रिप्लेस होते जाते हैं तो उसके बेसिस पर आपको रिजल्ट भी मिलता जाता है। तो ये कैटायन एक्सचेंज यानी कि वो जो कैटायन के साथ अपने आप को एक्सचेंज करेंगे, ऐसे क्रोमेटोग्राफी को कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी कहेंगे, और जो एनायंस को रिप्लेस करेंगे उनको एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी कहेंगे। इसके अलावा फोर्थ टाइप है जेल साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। तो जेल या फिर साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी इज अ क्रोमेटोग्राफी वेयर यू गेट टू सेपरेट मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर साइज। और इसके तीन टाइप है, मॉलिक्यूलर एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी एंड जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी। तो बेसिकली इतने टाइप हैं क्रोमेटोग्राफी के, और इससे ज्यादा भी हैं लेकिन उनमें माइनर चेंजेस होते हैं। ये बेसिक टाइप्स हैं और इनके बेसिस पर ही फिर इनके ही सब टाइप्स बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्रोमेटोग्राफीज होते हैं। दूसरा है बेस्ड ऑन मोबाइल फेज। तो मोबाइल फेज की स्टेट क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर आपका मोबाइल फेज गैसियस है तो फिर गैस क्रोमेटोग्राफी, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी आप कर सकते हैं। इनको हमने पहले भी डिस्कस किया है कि नहीं, तो वापस डिस्कस नहीं करेंगे। दूसरा टाइप है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में तो बहुत सारे टाइप्स हैं। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी जो हमने पहले भी डिस्कस किया, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी अगेन वी हैव डिस्कस्ड इट ऑलरेडी, नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी, रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी, एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, फास्ट प्रोटीन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्रोमेटोग्राफी, हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड सॉलिड एब्जॉर्प्शन एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। और फिर इस लिक्विड सॉलिड एड्सॉर्प्शन में फिर हमारा जो जिस टॉपिक पर हम इंटरेस्टेड हैं वो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी यहाँ आएगा। साथ ही साथ एक्सक्लूजन के लिए भी तीन टाइप्स है, मॉलिक्यूलर एक्सक्लूजन, जेल फिल्ट्रेशन, जेल परमेशन। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि क्राइटेरिया चेंज हो गया, लेकिन एक जो पहले स्लाइड पर हमने देखे थे अलग अलग टाइप्स जो थे क्रोमेटोग्राफी के, वही आपको नाम यहाँ पर भी दिखाई देंगे, बस ऑर्गेनाइज करने का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। और इसी के साथ हम तीसरा क्राइटेरिया देखेंगे बेस्ड ऑन शेप ऑफ क्रोमेटोग्राफिक बेड। तो जो शेप है क्रोमेटोग्राफिक बेड का उसके आधार पर हम देख सकते हैं अलग अलग टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो पहला है प्लेनर क्रोमेटोग्राफी, यानी कि ये वन डायमेंशन में ही रन करेगा, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और पेपर क्रोमेटोग्राफी की तरह। ओके, यानी कि इसमें एक पतली सी फिल्म होती है और आपका जो कंपोनेंट्स होते हैं उस फिल्म के अकॉर्डिंगली वो फ्लो करते हैं या फिर वो अट्रैक्ट होते हैं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में आपके पास एक सिलिंड्रिकल एम्प्टी कॉलम होगा जिसके अंदर एक पैकिंग मटेरियल होगा, और पैकिंग मटेरियल का काम है
कि वो एज अ स्टेशनरी फेज एक्ट करेगा। ओके, तो स्टेशनरी फेज जो है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो सोल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उस उनको वो अपनी तरफ आकर्षित करे और उनका स्पीड कम करे अलग अलग क्वांटिटी में, अलग अलग एक्सटेंट तक, ताकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो सारे इंग्रेडिएंट्स जो अलग अलग हैं एक दूसरे से वो सेपरेट हो जाए। और फिर इन सेपरेटेड इंग्रेडिएंट्स को हम अलग अलग प्रॉपर साइंटिफिक टेक्निक्स जैसे कि डिटेक्टर्स का इस्तेमाल करके हम डिटरमाइन करेंगे कि इनका नेचर क्या है। आइडेंटिफिकेशन, आपको याद होगा क्रोमेटोग्राफी का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? आइडेंटि सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को पूरी करने की कोशिश की जाएगी। तो इसमें भी कितने सारे टाइप्स हैं आप देख ही सकते हैं। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में कॉलम क्रोमेटोग्राफी आ जाएगा, टीएलसी आ जाएगा, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी और एचपीएलसी भी आ जाएगा। आयन एक्सचेंज में कैटायन एक्सचेंज, अनायन एक्सचेंज। फिर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी। फिर मॉलिक्यूलर एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी आ जाएगा जेल क्रोमेटोग्राफी में। फिर जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी और जेल परमीशन क्रोमेटोग्राफी। तो अब हमें काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, और इस बैकग्राउंड के बेसिस पर अब हम टीएलसी के बारे में यानी कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बारे में बात करेंगे। तो ये जो इमेज है, इमेज में आप देख सकते हैं एक वेसल है, वेसल के अंदर मोबाइल फेस है बॉटम में, और यहाँ पर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का टीएलसी प्लेट रखा गया है और यहाँ पर डोजिंग किया गया था। ये जो बॉटम में आपको येलो कलर के, डार्क येलो कलर के जो स्पॉट्स दिख रहे हैं, ये स्पॉट्स इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पर सैंपल डोजिंग किया गया था। और जब ये सैंपल रन किया गया यानी कि मोबाइल फेज इसके थ्रू कैपिलरी एक्शन के बेसिस पर आगे आगे बढ़ा, तो उसने सारे इंग्रेडिएंट्स को सेपरेट कर दिया। और आप देख सकते हैं कि हर सैंपल में से एक दो तीन चार पांच पांच अलग अलग इंग्रेडिएंट्स सेपरेट हुए हैं। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में ऐसा होता है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। TLC is a simple, quick and inexpensive method to determine how many components are present in a mixture। तो ये सिंपल है, इनएक्सपेंसिव है, और कितने कंपोनेंट से ये पता चल जाता है। TLC is a type of planar chromatography। इट इज अ टाइप ऑफ प्लेनर क्रोमेटोग्राफी, यानी ये टू डायमेंशनल है, राइट। इसको एक प्लेन है पर्टिकुलर, उस प्लेन में ही मूवमेंट होती है मोबाइल की भी, और सोल्यूट के सैंपल के अंदर जो सोल्यूट्स हैं उन सोल्यूट्स की भी मूवमेंट एक पर्टिकुलर प्लेन में ही होती है, थ्री डायमेंशनल मूवमेंट नहीं है। दिस प्रोसेस इज यूज्ड बाय रिसर्चर्स इन द फील्ड ऑफ फोटोकेमिकल्स, बायोकेमिस्ट्री एंड एक्सेट्रा। तो केमिकल इंडस्ट्री में बेसिकली हर जगह आपको थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी देखने को मिल जाएगी। हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज अ मोर सोफिस्टिकेटेड और मोर प्रिसाइज वर्जन ऑफ टीएलसी। और टीएलसी का एक ज्यादा हायर वर्जन भी बनाया गया है जिसको हम एचपीटीएलसी कहते हैं, हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो वो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होता है और ज्यादा रिक्वायरमेंट जहाँ पर होती है क्रिटिकल, वहां पर उसको यूज किया जाता है। एचपीटीएलसी वैसे फिर भी दूसरी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से कंपेरिजन में ज्यादा पॉपुलर इसलिए नहीं है क्योंकि इससे काफी ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स देने वाले दूसरे क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स जैसे कि गैस क्रोमेटोग्राफी है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, ये मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। इसलिए एचपीटीएलसी एकेडमिक सेटिंग्स के अलावा शायद ही कभी यूज किया जाता है इंडस्ट्रियल सेटअप में। तो यहाँ पर आप इस इमेज में देख सकते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये मोबाइल फेस है बॉटम पर, ये आपका सपोर्टिंग प्लेट है। जब आप क्रोमेटोग्राफी का बेड बना रहे हो तो उसको हवा में तो नहीं रख सकते ना, तो उसके साथ आपको कुछ सपोर्ट चाहिए जिसके ऊपर आप क्रोमेटोग्राफी बेड बनाओगे। तो ये क्रोमेटोग्राफी बेड है इन द फॉर्म ऑफ अ लेयर, और इस लेयर को हम स्टेशनरी फेस कहेंगे। और ये जो मेटल प्लेट है या फिर ग्लास प्लेट है या फिर प्लास्टिक की प्लेट है, इसको हम कहेंगे सपोर्टिंग प्लेट। साथ ही साथ यहाँ पर फिल्टर पेपर रखा गया है जो डिप किया गया है जिसको मोबाइल फेज में, और मोबाइल फेज की जो वेपर है वो सैचुरेट हो गई है इसके अंदर, क्योंकि ऊपर ढक्कन लगा हुआ है। ओके, तो अंदर जब ये इस तरह से है सेटिंग किया हुआ कि इसके बेसिस पर आपको सेपरेशन मिल सकता है, आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपका जो सैंपल है उसका एक ड्रॉप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, और उसके बाद जब जैसे ही मोबाइल फेज रन होगा स्टेशनरी फेज के थ्रू, तो वो जो इंग्रेडिएंट्स हैं आपके सैंपल के अंदर उनको अलग करने का काम कर देगा। तो हमने प्रिंसिपल तो वैसे काफी अच्छे से डिस्कस किया है ऑलरेडी, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा ऑडियो विजुअल एड का इस्तेमाल करके फिर से एक बार पढ़ेंगे। तो हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि आपके पास एक केमिकल मिक्सचर है। अब ऐसा अज्यूम कीजिए कि आपके पास जो केमिकल मिक्सचर है उसके अंदर दो इंग्रेडिएंट्स है, ए है और बी है, राइट। और इस इंग्रेडिएंट का जो मिक्सचर है इसको आपने यहाँ पर प्लेट के बॉटम में एक डेजिग्नेटेड स्पॉट पर फीड कर दिया। जैसे ही इसको आप डिप करेंगे मोबाइल फेज में, तो मोबाइल फेज इस सैंपल को लेकर आगे ट्रैवल करना शुरू कर देगा। लेकिन क्योंकि ए की और बी की जो एफिनिटी है टू द स्टेशनरी फेज वो अलग अलग है, तो वो अलग अलग होना शुरू हो जाएंगे।
अब इस एग्जांपल में ऐसा दिख रहा है कि बी इज मोर अट्रैक्टेड, जो ब्लू कलर का जो इंग्रेडिएंट है, इट इज मोर अट्रैक्टेड टू द स्टेशनरी फेज, और स्टेशनरी फेज की तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव होने की वजह से वो स्लो स्लो मूव कर रहा है, जबकि ए जो है वो स्टेशनरी फेज की तरफ बिल्कुल भी अट्रैक्टेड नहीं है, लेकिन मोबाइल फेज की तरफ अट्रैक्टेड है, तो वो मोबाइल फेज के साथ रैपिडली रन कर रहा है। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देख रहे हैं, क्योंकि बी का अट्रैक्शन स्टेशनरी फेज के साथ है और ए का अट्रैक्शन मोबाइल फेज के साथ है, तो वो सेपरेट हो गए। ओके, तो ये बेसिक प्रिंसिपल है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का। एप्लीकेशंस ऑफ टीएलसी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के एप्लीकेशंस हम डिस्कस करेंगे। टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर, तो इनका एप्लीकेशन है कि किसी भी मिक्सचर में कितने कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, ये आपको डिटरमाइन करना है। और ये कौन से मिक्सचर्स हैं? प्लांट एक्सट्रैक्ट्स, डाई मिक्सचर्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ केमिकल सिंथेसिस। तो इन तीनों सिचुएशंस में आपको थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लांट एक्सट्रैक्ट्स और डाई मिक्सचर तो आप समझते हैं, क्योंकि ये होते ही मिक्सचर है केमिकल के, तो नेचुरली इसमें आप जानना चाहेंगे कि कितने कितने और कैसे कैसे इंग्रेडिएंट्स हैं। लेकिन प्रोडक्ट्स ऑफ केमिकल सिंथेसिस है ना, थोड़ा अलग मैटर है। उसमें क्या होता है, जब आप केमिकल रिएक्शन कर रहे हो, मे भी हो सकता है आपके 3 या 4 रिएक्टेंट्स हैं, जो रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट जनरेट होगा, और प्रोडक्ट में भी 3 अलग अलग मॉलिक्यूल्स जनरेट होंगे। तो अब आपके पास ऐसा है कि 4 रिएक्टेंट्स, 3 प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स हैं, तो टोटल कुल मिलाकर 7 different types of molecules are present in that mixture. So if you want to check whether your reaction has been completed or not, ये रिएक्शन ठीक से कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई, ये चेक करना है आपको। तो आपको केमिकल सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, उसमें से सैंपल निकालकर उसका थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी करना होगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि अगर केमिकल रिएक्शन पूरी हुई है तो सिर्फ 3 प्रोडक्ट्स आएंगे, अगर केमिकल रिएक्शन पूरी नहीं हुई है तो मे बी 7 अलग अलग कंपोनेंट्स दिखाई देंगे। हो सकता है कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट रिएक्शन में खत्म हो गया हो, उस वजह से रिएक्शन स्टॉप हो गई है, तो फिर उसके हिसाब से फिर जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं टू बी आइडेंटिफाइड, वो भी कम या ज्यादा हो सकते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, एप्लीकेशन क्या क्या है? टू वेरीफाई, आइडेंटिफाई एंड प्यूरिफाई द कंपाउंड। तो वेरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन और प्यूरिफिकेशन के लिए अलग अलग कंपाउंड्स के टीएलसी को यूज किया जा सकता है। उसमें सबसे पहला है लेबोरेटरी केमिकल रिएजेंट्स, plant extracts, products of chemical synthesis, petrol and diesel. So you can verify, identify and purify the components in any given chemical mixture. एक और एप्लीकेशन है टीएलसी का, वो है मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। अगर आपको केमिकल रिएक्शन की प्रोग्रेस अगर मॉनिटर करनी है, तो आप वहां पर टीएलसी टेक्निक यूज कर सकते हो। तो स्टार्टिंग मटेरियल्स जो हैं वो कितने हैं, उनकी क्वांटिटी कैसी है, सब कुछ प्रेजेंट है कि नहीं, ये चेक करने के लिए आप एक सैंपल विड्रॉ कर सकते हो एट द स्टार्टिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शन, और फिर उसको आप टीएलसी में रन करके चेक कर सकते हो कि केमिकल रिएक्शन बराबर चल रही है कि नहीं। फर्मेंटेशन और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में काफी सिग्निफिकेंस है इसका। और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट के लिए भी आप कर सकते हो। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी कि जब जैसे जैसे केमिकल रिएक्शन बढ़ती है आगे, तो प्रोडक्ट फॉर्म होने का इंटेंस स्पीड बढ़ता जाता है, क्वांटिटी भी बढ़ती जाती है, मोमेंटम जैसे जैसे केमिकल रिएक्शन गेन करती है। तो ये स्पीड बराबर चल रहा है कि नहीं आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, अगर आपको ये चेक करना है तो टाइमली बेसिस पर एट अ रेगुलर टाइम इंटरवल आप सैंपल विड्रॉ कर सकते हो आपके बल्क में से, और उसका थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी रन करके चेक कर सकते हो। एडवांस्ड केमिकल एनालिसिस, एडवांस केमिकल एनालिसिस में भी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का काफी एप्लीकेशन होता है। तो क्या होता है वो? डिटर्मिनेशन ऑफ द सॉल्वेंट कंपोजिशन फॉर प्रिपरेटिव सेपरेशंस। तो सॉल्वेंट कंपोजिशन को डिटरमाइन करने के लिए भी टीएलसी काम में आता है। और एनालाइजिंग द फ्रैक्शंस ऑब्टेन फ्रॉम कॉलम क्रोमेटोग्राफी, तो दूसरी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स जो है, उसमें से हमें सेपरेट किए हुए जो कंपोनेंट्स मिलते हैं, उनको भी अगर एनालाइज करना है तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कैन बी अ वेरी गुड टूल। एडवांटेज ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इट इज अ सिंपल प्रोसेस विद शॉर्ट डेवलपमेंट टाइम। ये प्रोसेस बहुत सिंपल होती है, शॉर्ट डेवलपमेंट टाइम है, तो कम समय में ये पूरी हो जाती है। दूसरा है, इट हेल्प्स विद द विजुअलाइजेशन ऑफ सेपरेटेड कंपाउंड स्पॉट्स अंडर यूवी लाइट। तो ये विजुअलाइजेशन में भी मदद करती है। देखिए विजुअलाइजेशन क्या है, जब हम सेपरेट कर रहे हैं कंपाउंड्स को, जो एग्जांपल्स और इलिस्ट्रेशंस हमने देखे हैं, वो विजुअली आप देख सकते थे कि वो सेपरेट हो रहे हैं, बट दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल अदर केमिकल कंपाउंड्स। ऐसे काफी सारे कंपाउंड्स हैं जो कलरलेस, ओडरलेस होते हैं, और साथ ही साथ उनका पता भी नहीं चलता कि वो सेपरेट हुए। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें, तो आप यूवी लाइट का इस्तेमाल करके या फिर अलग अलग विजुअलाइजेशन इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके आप उन ऐसे कंपाउंड्स को जो विजुअली आप नेकेड आई से देख नहीं सकते, उनको भी आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तो ये टीएलसी का काफी बड़ा एडवांटेज है। कैन ऑल्सो सेपरेट माइक्रोलीटर्स ऑफ कंपाउंड, तो अगर आपके पास जो सैंपल है वो इवन माइक्रोलीटर्स में है, तो उसको भी आप सेपरेट कर सकते हैं। द मेथड हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल कंपाउंड्स, ये मेथड क्या करती है, आपको मदद करती है इंडिविजुअल कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करने में।
सेपरेशन प्रोसेस इज फास्टर एंड द सिलेक्टिविटी फॉर कंपाउंड्स इज हायर। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में क्या है, ये प्रोसेस काफी फास्ट है, आधे घंटे में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, और सिलेक्टिविटी भी काफी ज्यादा है इसकी। सिलेक्टिविटी ज्यादा है इसका मतलब स्पेसिफिक एप्लीकेशंस इसके काफी आप रख सकते हो, यूज कर सकते हो। द प्यूरिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ द गिवन सैंपल कैन बी असेस्ड इजीली। तो आपके पास जो सैंपल आया है उसकी प्यूरिटी अच्छी है, सफिशिएंट है, कम है, ज्यादा है, अगर ये आपको चेक करना है तो ये काफी काम में आपके आएगा। Compared to HPLC and GC, it is cheaper process. Of course, HPLC यानी कि हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और GC यानी कि गैस क्रोमेटोग्राफी एक्सपेंसिव टेक्निक्स है, इनके लिए एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, एक्सपेंसिव केमिकल रिएजेंट्स और हाईली ट्रेन प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है, जबकि रिलेटिवली स्पीकिंग थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज अ लॉट चीपर। Limitations of thin layer chromatography. The results obtained from experiment are difficult to reproduce. ये थोड़ी सी रैंडम मेथड है ना, आप एक छोटा सा स्पॉट इंसर्ट करोगे, छोटा सा क्वांटिटी जिसको आप ठीक से मेजर भी नहीं कर पा रहे हो, और फिर उसके बेसिस पर आप ये सेपरेशन करोगे, तो आपको रिजल्ट तो सेकंड टाइम ही मिलेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो एग्जैक्टली फर्स्ट टाइम जो रिजल्ट मिला वैसा ही हो सकता है पहली बार जब आपने सैंपल लिया तो आपने शेक कर दिया होगा कंटेनर, कंटेनर शेक करने की वजह से क्या हुआ कि सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स उसमें आपको मिल गए, बराबर। ऐसा हो सकता है कि आपने सेकंड टाइम शेक नहीं किया, तो कोई पर्टिकुलर हेवी जो ज्यादा डेंस वाला इंग्रेडिएंट हो शायद नीचे बैठ गया हो, तो उसकी क्वांटिटी शायद कम आए बहुत, या फिर वो डिटेक्ट ही नहीं होगा। तो इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में। एप्लीकेबल फॉर सोल्यूबल मिक्सचर कंपोनेंट्स ओनली। ऑफ कोर्स ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो सिर्फ जो डिसॉल्व हो सकते हैं सॉल्वेंट में, उन्हीं के लिए टीएलसी परफॉर्म की जा सकती है। जो सॉलिड कंडीशन में उनको सेपरेट करने के लिए थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी किसी काम की नहीं। क्वालिटेटिव एनालिसिस, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं है। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का बेसिक जो एकदम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ना, वो है सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, राइट। आप उनको सेपरेट कीजिए, आप उनको आइडेंटिफाई कीजिए, और रिक्वायरमेंट के हिसाब से अथॉरिटीज को उसके बारे में जानकारी दीजिए। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जो है उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है। ये क्वांटिफिकेशन की तरफ इसमें मतलब करने के लिए इसमें ज्यादा स्कोप नहीं है, जो है एकदम थोड़ा है, जो हम आगे देखेंगे। नॉट एन ऑटोमेटिक प्रोसेस, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है, तो फिजिकली आपको काफी काम करना पड़ेगा। द ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर कैन अफेक्ट द रिजल्ट्स एज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी वर्क्स इन एन ओपन सिस्टम। ऑफ कोर्स थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी ओपन सिस्टम में काम करती है। इमेज ही देख लीजिए ना, इमेज में आपको साफ साफ एक ग्लास दिख रहा है जिसके ऊपर एक छोटा सा ढक्कन है और उसके अंदर क्रोमेटोग्राफी हो रही है। तो इस तरह की जो एक्टिविटी है ये काफी ओपन एनवायरनमेंट में बिना भी किसी एनवायरमेंटल कंट्रोल के की जाती है, और इस वजह से टेम्परेचर और अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस का इस पर इम्पैक्ट आ सकता है। सेपरेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस ओनली टू अ सर्टेन लेंथ एज प्लेट लेंथ इज लिमिटेड। तो सेपरेशन की जो प्रोसेस है वो एक पर्टिकुलर लेंथ तक ही चल सकती है ना। देखिए यहाँ पर आपके पेपर पे दिख रहा है कि ये सेपरेट होना शुरू हो गए, लेकिन सैंपल यहाँ से शुरू हुआ था, तो सेपरेट उनको होते होते ये लेवल आ गए, राइट। इनको और भी ज्यादा सेपरेट करना है तो आपको ये प्लेट को लंबा करना होगा, लेकिन ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। ये काफी बड़ा एक लिमिटेशन है। अगर आपके पास कोई अननोन सैंपल है, आप नहीं जानते उसको कितनी देर तक रन करना होगा, आप उसका जो क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड जो बेड है उसकी लंबाई कितनी है जरूरी उसको सक्सेसफुली सेपरेट करने के लिए, ये आप नहीं समझ पाएंगे। और इसी इश्यू की वजह से आप एक लिमिटेशन इस टेक्निक पर लग जाता है। केमिकल इंग्रेडिएंट्स का सेपरेशन करने के लिए सफिशिएंट लेंथ ऑफ क्रोमेटोग्राफी बेड अवेलेबल नहीं है। अब देखते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी सिस्टम। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स हैं, उनकी संख्या कुल मिलाकर 5 है। पहला है टीएलसी प्लेट, दूसरा है स्टेशनरी फेज, तीसरा है मोबाइल फेज, चौथा है टीएलसी चैम्बर और पांचवा है फिल्टर पेपर। जब इन 5 एक्सेसरीज को या कंपोनेंट्स को सिस्टम के आप सही तरीके से यूज करोगे तो आपको एक रिलायबल और एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा वाया थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो छोटा इंट्रोडक्शन तो हमारा ऑलरेडी हो चुका है, तो हम आगे जरा डिटेल में इसको वापस पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं टीएलसी प्लेट्स, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के लिए जो प्लेट्स यूज होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। टीएलसी प्लेट्स आर रेडीमेड विद स्टेशनरी फेस। तो टीएलसी प्लेट्स जो होते हैं ना वो रेडीमेड आते हैं एक स्टेशनरी फेस के साथ। थिन लेयर स्टेशनरी फेस जो होता है इज अप्लाइड ऑन इट्स होल सरफेस लेयर। तो जो स्टेशनरी फेज है आपका वो टीएलसी प्लेट के ऊपर आपको अप्लाई करके दिया जाता है। तो बेसिकली आपके पास जो टीएलसी प्लेट होती है ना, दैट कंसिस्ट्स ऑफ टू डिफरेंट पार्ट्स। एक है आपका सपोर्ट मटेरियल जो आपके थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के प्रोसेस में किसी भी तरह से पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसका काम है जो स्टेशनरी फेज है उसको सपोर्ट देना, उसको जगह पर रखना, राइट। तो आपके पास सपोर्ट है और सपोर्ट के ऊपर एक पतला सा लेयर होता है स्टेशनरी फेज का, जिसके थ्रू
आप सैंपल और मोबाइल फेस को रन करेंगे। तो इसमें दो तीन टाइप्स हैं। एक है एल्यूमिनियम फॉइल विद सिलिका जेल, जो काफी पॉपुलर है। फिर थिन यूनिफॉर्म लेयर ऑफ सिलिका जेल और एल्यूमिना कोटेड ऑनटू अ पीस ऑफ ग्लास, मेटल और रिजिड प्लास्टिक। तो ग्लास, मेटल और रिजिड प्लास्टिक तीनों से सपोर्ट मटेरियल बन सकता है और पीएलसी प्लेट्स भी बन सकते हैं। उसके ऊपर जो लेयर है हाउएवर, वो एल्यूमिनियम फॉइल पर यूजुअली सिलिका जेल का होगा, या फिर हो सकता है ग्लू सेल्यूलोज का भी हो। काफी सारे अलग अलग मटेरियल है जिनको यूज किया जा सकता है। तो सिलिका जेल या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड या फिर सेल्यूलोज को भी यूज किया जा सकता है एज ए स्टेशनरी फेस। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रॉपर्ली चूज करना होता है स्टेशनरी फेस को। तो थिन लेयर ग्लास प्लेट्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। अगर आप ग्लास प्लेट्स यूज कर रहे हो तो आपको क्या फायदा है, अगर आप ग्लास प्लेट्स यूज नहीं कर रहे हो तो आपको क्या परेशानी झेलनी नहीं पड़ेगी, वो देखते हैं। एडवांटेजेस में है, पहला है रिजिड, डिसएडवांटेज में है वो फ्रेजाइल है। तो ये रिजिड है, इसका मतलब है कि सैगिंग नहीं होगी। सैगिंग नहीं होगी तो एक आप ऐसा कह सकते हैं कि ज्यादा रिलायबल क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन होगा। लेकिन साथ ही साथ वो फ्रेजाइल भी है, अगर गलती से हाथ से नीचे गिर गई तो टूट जाएगी। ट्रांसपेरेंट होती है, ट्रांसपेरेंट होने की वजह से आप विजुअलाइजेशन काफी आसानी से कर सकते हो, राइट। लेकिन टीएलसी जो ग्लास प्लेट है उसको काटना बहुत मुश्किल है डिसएडवांटेज में, राइट। एडवांटेज में हम देखते हैं, तीसरा एडवांटेज है इकोनॉमिकल, सस्ती भी होती है, रीयूज कर सकते हैं। फोर्थ एडवांटेज है हाई केमिकल रेजिस्टेंस। आप तो जानते ही हैं कि ग्लास का केमिकल रेजिस्टेंस हाई होता है, खास करके जो लेबोरेटरी में ग्लासवेयर यूज होता है वो बोरोसिलिकेट ग्लास होता है, और बोरोसिलिकेट ग्लास का केमिकल रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। पांचवा एडवांटेज है मोस्ट कॉमनली यूज्ड सपोर्ट। तो ये सबसे ज्यादा कॉमनली इस्तेमाल किया जाने वाला सपोर्ट भी है, गुड हीट स्टेबिलिटी फॉर चारिंग। देखिए, जब आप स्टेशनरी फेस को आपका जो सपोर्ट मटेरियल है उसके ऊपर अटैच करते हो, उसके ऊपर अप्लाई करते हो, तो वो हमेशा रेडी नहीं होता है, तब वो वेट होता है, और वेट होने की वजह से वो अपनी एक्टिविटी सही तरीके से दिखा पाएगा या नहीं दिखा पाएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग सकता है। क्योंकि हम जानते हैं कि क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन में मोबाइल फेस और स्टेशनरी फेस का जो नेचर है वो अलग अलग अपोजिट साइड में होना चाहिए, तभी आपको सेपरेशन अच्छे से मिल सकता है। तो फिर तो ऐसे सिचुएशन में जब आपको स्टेशनरी फेस को पोलर बनाना होता है, तो आप उसको हीट करते हो, और हीटिंग से वो एक्टिवेट हो जाता है। खास करके जो एल्यूमिना या सेलुलोज है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और एक्टिवेटेड कंडीशन में फिर आपको अच्छे से रिजल्ट मिलते हैं, सेपरेशन मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ओवरऑल एफिनिटी है फॉर स्टेशनरी फेस वो बढ़ जाती है, और जिन मॉलिक्यूल्स की एफिनिटी नहीं है या फिर मोबाइल फेस के लिए एफिनिटी है, वो स्टेशनरी फेस की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं। डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। ग्लास प्लेट्स हैवी होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हाई होता है, थिकर देन एल्यूमिनियम एंड प्लास्टिक बेस्ड प्लेट्स। तो एल्यूमिनियम या फिर प्लास्टिक से बने हुए जो प्लेट्स हैं उनसे ज्यादा मोटे होते हैं ये। बैकिंग हाईली ससेप्टेबल टू ब्रेकेज, और इसमें जो बैकिंग होती है वो ब्रेकेज के लिए काफी ससेप्टेबल होती है, और पोटेंशियल सेफ्टी हैजर्ड भी होती है। ऐसा हो सकता है कि कांच की प्लेट है, गिरकर टूट गई और किसी को इंजरी भी हो सकती है। टीएलसी एल्यूमिनियम फॉइल प्लेट्स, तो जिस तरह से ग्लास का सपोर्टिंग मटेरियल का इस्तेमाल करके बने हुए टीएलसी प्लेट्स आप इस्तेमाल कर सकते हो, सिमिलरली एल्यूमिनियम सपोर्ट के भी आप प्लेट्स यूज कर सकते हो। इनके एडवांटेजेस देखते हैं। इजी टू हैंडल, सेफ सेफ एंड रेजिस्टेंट टू ब्रेकेज। इनको हैंडल करना आसान होता है, ये सेफ भी होते हैं और जल्दी टूटते भी नहीं है। कैन बी इजीली कट, इनको कट करना भी आसान है, आप कैंची से कट कर सकते हो। थिन मिनिमल स्टोरेज, थिन होने की वजह से कम जगह में इनको स्टोरेज किया जा सकता है। लाइट वेट, लोअर शिपिंग कॉस्ट, वजन कम है इसलिए शिपिंग कॉस्ट कम है। और सॉल्वेंट रेजिस्टेंस भी इनमें ज्यादा होता है। सॉल्वेंट एड्सॉर्बेंट लेयर अडेरेंस भी इसका ज्यादा होता है। और सेवेंथ पॉइंट है इसका गुड हीट स्टेबिलिटी। तो एल्यूमिनियम काफी स्टेबल है, मेटल होने की वजह से तो हीट स्टेबिलिटी भी इसकी अच्छी है। डिसएडवांटेज है हाउएवर, ये नॉन रीयूजेबल है, इसको वापस यूज नहीं कर सकते, एक बार यूज कर लिया तो कंज्यूम हो जाता है एल्यूमिनियम फॉइल की टीएलसी प्लेट। और नॉट केमिकली रेजिस्टेंट टू मिनरल एसिड्स एंड अमोनिया। तो अगर मिनरल एसिड्स इन्वॉल्व है या फिर अमोनिया इन्वॉल्व है आपके सैंपल में, तो इसकी वजह से प्लेट डैमेज हो सकती है, वो सपोर्टिंग मटेरियल डेफिनेटली डैमेज हो सकता है, क्योंकि वो रेडीली रिएक्ट करते हैं एल्यूमिनियम के साथ। तीसरा टाइप है सपोर्ट प्लेट का, टीएलसी प्लेट के सपोर्ट का, वो है प्लास्टिक। उसके भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम डिस्कस करते हैं। पहला है इजी टू हैंडल, यानी कि वो सेफ भी है, रेजिस्टेंट टू ब्रेकेज भी है, टूटेगा भी नहीं। कैन बी इजीली कट टू डिजायर्ड डायमेंशंस विद सीजर्स, ऑफ कोर्स काफी आसानी से इसको कट किया जा सकता है। ये थिन है, स्टोरेज स्पेस कम है, उसका वजन कम है, शिपिंग कॉस्ट भी कम है, सॉल्वेंट रेजिस्टेंस डेफिनेटली है, और इसको आर्काइव करने के लिए भी काफी आसानी आपको मिलती है। आपको अगर स्टोर करके रखना है जो आपने
एनालिसिस किया है, तो यू कैन यूज दिस। डिसएडवांटेजेस, बैकिंग इज नॉट रीयूजेबल, बैकिंग रीयूजेबल बिल्कुल नहीं है। ओके, सिंगल यूज एंड थ्रो जैसा। लोअर हीट स्टेबिलिटी, तो इसकी जो हीट बेयरिंग कैपेसिटी है वो कम होती है, और इसका कारण ये है कि वो प्लास्टिक है, प्लास्टिक मेल्ट हो सकता है, राइट। तो इसकी वजह से फिर अगर हमें एक्टिवेट करना है स्टेशनरी फेज को, चारिंग करना है उसका, तो हमें क्या करना होगा, उसको मच लोअर टेम्परेचर पर हीट करना होगा जो प्लास्टिक को मेल्ट ना करे। फ्लेक्सिबिलिटी इसकी ज्यादा है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी होने की वजह से उसके ऊपर जो एड्सॉर्बेंट का जो लेयर होता है, यानी कि स्टेशनरी फेज का लेयर होता है, वो ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी होती है। चलिए अब डिस्कस करते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के स्टेशनरी फेज। अब हमने सिस्टम के कंपोनेंट्स तो देख लिए ना, पहला था टीएलसी प्लेट, अब दूसरा कंपोनेंट है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज क्या होते हैं ये तो इन शॉर्ट हमने देखा ही है, अब ज्यादा डिटेल में देखेंगे। सिलेक्शन ऑफ स्टेशनरी फेज और एडसॉर्बेंट डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स टू बी सेपरेटेड। तो जो सैंपल है आपका, सैंपल का नेचर क्या है, उसका सोर्स क्या है, उस पर ये डिसीजन आपको लेना होगा कि किस तरह का स्टेशनरी फेज आप चूज करेंगे। सबसे पहले तो सोल्यूबिलिटी ऑफ द सैंपल कंपाउंड, तो उनकी सोल्यूबिलिटी क्या है। आप ऐसा स्टेशनरी फेज लेना चाहोगे जिसमें वो अच्छे से अपने आप को कंपेटेबल फील करे, हाइड्रोफिलिक या फिर हाइड्रोफोबिक हो, राइट, एज पर रिक्वायरमेंट। सेकंड है वेयर द कंपाउंड्स कैन केमिकली रिएक्ट, वेदर द कंपाउंड्स कैन केमिकली रिएक्ट विद एडसॉर्बेंट और एलिमेंट, यानी कि मोबाइल फेज। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी जो केमिकल इंग्रेडिएंट्स है वो आपके एनल इसके साथ, एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर जाए। अगर केमिकल रिएक्शन होगी तो कुछ और ही केमिकल बन जाएगा एक अलग से, वो इंग्रेडिएंट वैसे के वैसे नहीं रहेंगे। अगर उनका केमिकल नेचर चेंज हो गया तो बेसिकली फिर आपका जो पूरा प्रैक्टिस है वो ये जो एफर्ट है वो वेस्ट हो जाएगा, एंड यू विल हैव टू स्टार्ट अगेन। So you have to check whether your mobile phase as well as your stationary phase they react with the sample or not. मैं केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जो अट्रैक्शन होता है एड्सॉर्प्शन टाइप का, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम। एक्चुअल केमिकल रिएक्शन, जैसे जब हम HCl को और NaOH को अगर केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो NaCl प्लस H2O बन जाता है, राइट। तो वही सिचुएशन में यहाँ पर कर रहा हूँ, वो केमिकल रिएक्शन है। लेकिन यहाँ पर जो होता है वो केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। एवरी मॉलिक्यूल इवन इफ दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर दे मेंटेन देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला, उसमें चेंज नहीं होने देते। मॉलिक्यूल अपना अपना मॉलिक्यूल अपनी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करके रखता है। फॉर लिपोफिलिक सब्सटेंसेस सिलिका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एसिटिलेटेड सेल्यूलोज, पॉलीएमाइड शुड बी यूज्ड। तो जो लिपोफिलिक सब्सटेंसेस है, लिपोफिलिक सब्सटेंस यानी ऐसे सब्सटेंस जो फैट में सोल्यूबल होते हैं अच्छे से, तो फिर ऐसी सिचुएशन में आप सिलिका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एसिटिलेटेड सेल्यूलोज, पॉलीएमाइड भी आप यूज कर सकते हो फॉर सेपरेशन। हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस में सेल्यूलोज, सेल्यूलोज आयन एक्सचेंजर्स, पॉलीमाइड, पॉलीएमाइड एंड रिवर्स फेज सिलिका शुड बी यूज्ड। तो और टाइप्स हैं, अगर आपके लिपोफिलिक है तो आप अलग तरह के स्टेशनरी फेज यूज करोगे, अगर हाइड्रोफिलिक है तो अलग तरह के स्टेशनरी फेज यूज करोगे। तो जो सबसे कॉमन एग्जांपल्स है स्टेशनरी फेज के उनको देखते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड most commonly used as a stationary phase in thin layer chromatography. Magnesium oxide, fluorosil, silica gel, cellulose, paper और रिवर्स फेज हाइड्रोकार्बन कोटेड सिलिका, ये सारे जो केमिकल्स हैं इन सभी का काम है सेपरेशन में असिस्टेंस देना। दे वर्क एज अ स्टेशनरी फेज, दे वर्क विद द मोबाइल फेज टू सेपरेट केमिकल इंग्रेडिएंट्स। अगला कंपोनेंट है सिस्टम का टीएलसी मोबाइल फेज। मोबाइल फेज वो कंपोनेंट है जो रन होगा स्टेशनरी फेज के थ्रू, और जब वो रन होगा तो हमने जो डोजिंग किया है सैंपल का, उस सैंपल के साथ वो अपना एक्टिविटी एग्जिबिट करेगा, एक्सप्रेस करेगा, और इस एक्टिविटी की वजह से जो इंग्रेडिएंट्स मोबाइल फेज की तरफ अट्रैक्टेड हैं वो तेजी से ट्रैवल करने लग जाएंगे, फास्ट मूवमेंट करेंगे जैसे जैसे सॉल्वेंट आगे बढ़ेगा। सॉल्वेंट इज सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ solubility, affinity एंड रेजोल्यूशन। तो यही क्राइटेरिया है जिनके बेसिस पर हम सॉल्वेंट सिलेक्ट करेंगे, यानी कि मोबाइल फेज सिलेक्ट करेंगे। द फर्स्ट स्टेप इन सॉल्वेंट सिलेक्शन इज टू डिटरमाइन द solubility ऑफ द सैंपल। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको सोल्यूबिलिटी डिटरमाइन करनी है सैंपल की। अगर सैंपल में वो सोल्यूबल नहीं है तो वो प्रेसिपिटेट भी हो सकता है, और ऐसे सिचुएशन में आपका सेपरेशन का जो एक्सपेरिमेंट है वो पूरी तरह से खराब हो जाएगा। सो इट हैज टू बी सोल्यूबल इन योर सॉल्वेंट और मोबाइल फेज। The desired mobile phase will be able to provide the greatest solubility while balancing
the sample affinity for the solvent and the stationary phase to achieve separation. तो एक डिजायर्ड मोबाइल फेज ऐसा है ना जो आपके सैंपल को तो डिसॉल्व करेगा, लेकिन उसकी जो एफिनिटी है वो कुछ ऐसे होगी कि सफिशिएंटली आपको सेपरेशन में मिलेगा। देखिए, अगर स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज दोनों के लिए सभी इंग्रेडिएंट्स की एफिनिटी अगर कम है या फिर ज्यादा है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको सेपरेशन अच्छे से नहीं मिलेगा। आप क्या चाहते हैं कि मोबाइल फेज के साथ जो एफिनिटी है और स्टेशनरी फेज के साथ जो एफिनिटी है, इन दोनों में काफी अंतर होना चाहिए। और अगर अंतर है तो उस सिचुएशन में आपको एकदम क्लियर अच्छे से रेजोल्यूशन के साथ क्लियर सेपरेशन भी मिलेगा। तो एक डिजाइन मोबाइल फेज कुछ ऐसा होना चाहिए, इट शुड स्ट्राइक द बैलेंस between affinity, between solubility of the sample and its affinity towards stationary phase as well as mobile phase. Resolution is improved by optimizing the affinity between sample, solvent and stationary phase. तो इसलिए हम उसकी जो एफिनिटी होती है उसे ऑप्टिमाइज करने की हमेशा कोशिश करते हैं। यही कारण है कि जो चारिंग वाला जो प्रोसेस है जिसमें हम स्टेशनरी फेज जब अप्लाई हो जाता है तो उसको हीट करते हैं, तो हम उसको पोलर बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वी आर ट्राइंग टू पोलराइज इट, और वो पोलर बन जाएगा तो फिर नेचुरली उसके जो एक मोबाइल फेज है जो रिलेटिवली नॉन पोलर है, तो उनके बीच का जो नेचर है वो उसमें काफी डिफरेंस होगा और जो इंग्रेडिएंट्स है वो काफी अच्छे से आपको सेपरेट होते हुए दिखाई देंगे। तो इसी कारण की वजह से जो बैलेंस है ना वो बैलेंस स्ट्राइक करना है, और ये बैलेंस स्ट्राइक करने के लिए फिर आपके पास एक पूरी लिस्ट होनी चाहिए जिसमें आपको विथ रिस्पेक्ट टू जो पोलैरिटी है वो आपको समझ में आएगा कि कौन सा मोबाइल फेज की पोलैरिटी कम है या ज्यादा है। वही बात यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 3 अलग अलग कॉलम्स बनाए गए हैं। जो ज्यादा पोलर हैं मोबाइल फेजेस वो हैं, उनके एग्जांपल हैं एसिटिक एसिड, वाटर, मिथेनॉल, इथेनॉल और 2 प्रोपेनॉल। इसके अलावा भी आप डेफिनेटली काफी सारे केमिकल्स हैं, आप किसी भी केमिकल को एज अ मोबाइल फेज यूज कर सकते हो लिक्विड को, उसमें कोई इश्यू नहीं है। क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि आपका सेपरेशन सही तरीके से होना चाहिए, और वो अच्छे से करने के लिए अगर आपको ज्यादा हाईली पोलर मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता है तो एसिटिक एसिड, वाटर, मिथेनॉल, इथेनॉल और प्रोपेनॉल का इस्तेमाल कीजिए। मॉडरेटली पोलर में एसिटीन, इथिल एसिडेट, डाइथिल ईथर, डाइक्लोरोमीथेन और क्लोरोफॉर्म आता है, जबकि नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में टोल्यून, साइक्लोहेक्सेन, पेट्रोलियम ईथर और हेक्सेन आता है। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो बैलेंस आपको अगर स्ट्राइक करना है तो उस हिसाब से आपको सॉल्वेंट या मोबाइल फेज चूज करना होगा। अब देखते हैं टीएलसी चेम्बर। ये अगेन एक कंपोनेंट है आपका जो टीएलसी का जो सिस्टम है उसका। ये वो चेम्बर है जो आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसके अंदर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का जो रन है मोबाइल फेज का वो एग्जीक्यूट किया जाता है। यहाँ पर इमेजेस आप देख सकते हैं अलग अलग स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो बनाए गए हैं टीएलसी चेम्बर उनका। बेसिकली आप इसको बीकर में भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अच्छे रिजल्ट के लिए एक स्पेसिफिकली डिजाइंड अगर इक्विपमेंट का हम इस्तेमाल करते हैं, कंटेनर का इस्तेमाल करते हैं तो काफी अच्छे रिजल्ट हमें मिलते हैं, खास करके यूनिफॉर्मिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि हमने देखा था कि डिसएडवांटेज में इसका रिजल्ट जो है ना काफी रिपीटेबल नहीं होता है। इसको रिपीटेबल बनाने के लिए जितने भी अलग अलग फैक्टर्स है जिनका इम्पैक्ट थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के रिजल्ट पर आ सकता है, उनको जितना ज्यादा हम स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, जितना ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, उतना अच्छा। और इसलिए ये जो कंटेनर्स हैं, ये जो चेम्बर्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, क्योंकि ये आपको सारी कंडीशंस को कंट्रोल करने में काफी हद तक मदद करते हैं। ओके, तो दिस इज यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द टीएलसी प्लेट। टीएलसी प्लेट का डेवलपमेंट आपको करना है तो आप इसका यूज करोगे। चेम्बर मेंटेन्स स्टेबल एनवायरनमेंट इनसाइड फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ स्पॉट्स। इट आल्सो प्रिवेंट्स इवापोरेशन ऑफ सॉल्वेंट्स एंड कीप द प्रोसेस डस्ट फ्री। तो ये जो मोबाइल फेज होते हैं ना ये वोलेटाइल होते हैं नेचर में, तो इनका इवापोरेशन काफी फास्ट हो सकता है। इसलिए अगर ये प्रोसेस अगर हम क्लोज्ड चेंबर के अंदर, क्लोज्ड टीएलसी चेंबर के अंदर अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो ये प्रोसेस काफी अच्छे से आपको पूरी कर सकते हैं आप, और विदाउट विदाउट गेटिंग एनी डस्ट इन योर प्रोसेस। हमने देखा था फिल्टर पेपर भी चेंबर के अंदर रखा जाता है। फिल्टर पेपर रखने का रीजन कुछ ऐसा है कि देखिए जब सॉल्वेंट रन हो रहा है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के प्लेट के थ्रू तो वो वोलाटाइल नेचर है उसका, राइट। तो एक आफ्टर अ सर्टेन टाइम इट इज ओनली नेचुरल दैट इट माइट इवापोरेट। अगर वो इवापोरेट होने लग गया तो आपका जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का जो सेपरेशन हो रहा है अलग अलग कंपोनेंट्स का थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में, वो करना मुश्किल हो जाएगा। सो इट इज इसेंशियल दैट इट रिमेन वेट। जो आपका जो स्टेशनरी फेज है वो अच्छे से वेट रहना चाहिए, वो ड्राई नहीं होना चाहिए। ये अचीव करने के लिए क्या किया जाता है कि मोबाइल फेज में टीएलसी प्लेट के साथ साथ उसके पहले इनफैक्ट एक फिल्टर पेपर को डिप कर दिया जाता है। फिल्टर पेपर क्या करता है, जैसे कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट के थ्रू सॉल्वेंट रन होता है ना, उसी तरह से पेपर के थ्रू भी सॉल्वेंट रन होता है और फिर चेंबर को बंद कर दिया जाता है। इससे ऐसा होता है
कि जो सॉल्वेंट फिल्टर पेपर के थ्रू रन हो रहा है वो इवेपोरेट होने लगता है, और अंदर का जो एनवायरनमेंट होता है ना उसके अंदर उसी सॉल्वेंट की वेपर सैचुरेटेड कंडीशन में आ जाती है। When the environment is saturated with the vapors of the mobile phase, then naturally there is no more scope for drying। इसकी वजह से वो सूखता नहीं है जल्दी, और आपकी प्रोसेस जब तक आपको आवश्यक है उसका रन कंटिन्यूस चलना चाहिए तब तक वो रन भी करता है। ओके, ये दूसरे टाइप का जो फिल्टर पेपर है, उसका इमेज है। इफ द स्टेशनरी फेज ड्राइज आउट प्रीमेच्योरली द कंपोनेंट्स ऑफ द सैंपल वोंट सेपरेट प्रॉपर्ली एंड योर रिजल्ट्स विल बी इनकरेक्ट। अब हम देखेंगे टीएलसी प्रोसीजर, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कैसे की जाती है। अब ये एक इलस्ट्रेटिव एक्सपेरिमेंट है, राइट। तो समझ लीजिए आपके पास कुल मिलाकर अलग अलग सैंपल्स हैं, ये सैंपल्स अननोन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इन सैंपल्स को आप लेबलिंग कर दीजिए, डिजोल्व, और उन सैंपल्स को आप डिजोल्व भी कर दीजिए, है ना। आपके पास एक सैंपल है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, बॉटल सैंपल्स को बॉटल में ऐड किया गया, उनको थोड़ा सा डिजोल्व करके उनका एक लिक्विड बनाकर छोड़ दिया गया है, उनको लेबलिंग भी किया गया है 0, 3, 6, 9, 12 और H2O। ओके, तो ये जैसा कि उनका डाइल्यूशन किया गया है उसको प्रोबेबली रिप्रेजेंट करता है। जो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है वो 0 है, आई थिंक ये सिर्फ सैंपल है। फिर इसमें सैंपल की क्वांटिटी की 3 टाइम्स वाटर ऐड किया है, तो वो 3, फिर 6 टाइम्स वाटर ऐड किया तो 6, 9 टाइम्स, 12 टाइम्स, ये डाइल्यूशन है बेसिकली। Okay, so पहला स्टेप क्या है, dissolve all the samples you want to run, solids and liquids in small vials using a volatile solvent in which they are soluble। तो एसीटोन यूज कर सकते हैं, डाइथिल ईथर या फिर डाइक्लोरोमीथेन, कोई भी चलेगा। Ideally the vials will have a lid to minimize vapors and preserve the samples if tipped over। और इन वायल्स को ढक्कन भी होने चाहिए नेचुरली, ताकि इवापोरेशन ना हो जाए आपके सॉल्वेंट का। अगला स्टेप है आपका टीएलसी चैम्बर को रेडी करना। To obtain a TLC chamber with lid, an inexpensive chamber can be made using बीकर एंड वॉच ग्लास। तो आप एक बेसिकली, अगर आपके पास ज्यादा फंड्स नहीं है तो आप सस्ते में भी ये काम कर सकते हो। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि प्रॉपर टीएलसी चैम्बर होना ही चाहिए। खास करके अगर आपका इंडस्ट्रियल सेटअप नहीं है, सिर्फ लेबोरेटरी में आपकी एकेडमिक पर्पस के लिए स्टडी कर रहे हैं, तो इट इज गुड। एक बीकर ले लीजिए, बीकर के अंदर आप एक फिल्टर पेपर रख दीजिए कट करके ऐसा बराबर, और उसके ऊपर एक वॉच ग्लास रख दीजिए जिससे कि सिस्टम क्लोज हो जाएगा। तीसरा स्टेप है ऐड अ पोर्शन ऑफ प्रिपेयर्ड सॉल्वेंट फॉर क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी करने के लिए जो मोबाइल फिश आपने रेडी किया है उसकी क्वांटिटी इसमें डाल दी जाए, क्लोज द लिड और ढक्कन तुरंत लगा दिया जाए। बीकर को इस तरह से टिल्ट कीजिए कि वो जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट के साथ अच्छे से गीला हो जाए फिल्टर पेपर पूरा का पूरा। अब हम करेंगे टीएलसी प्लेट को रेडी। ओके, टीएलसी प्लेट को रेडी करने के लिए आप जो रिक्वायर्ड आपकी साइज है, जो उस कंटेनर में या बीकर में फिट हो सकते हैं, उस हिसाब से एक स्ट्रिप कट कीजिए। सीजर्स का इस्तेमाल करेंगे तो काफी आसानी से कट हो जाएगी, एल्यूमिनियम वाली या फिर प्लास्टिक वाली। अब उस प्लेट पर बॉटम पर अप्रोक्सीमेटली देखिए, यूज अ रूल टू लाइटली ड्रॉ स्ट्रेट लाइन रफली 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम। तो बॉटम से 1 सेंटीमीटर ऊपर आइए अप्रोक्सीमेटली, और एक परफेक्टली हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए। और ये एकदम हल्के हाथों से ये काम करना है। इसका कारण ये है कि ये टीएलसी प्लेट है ना, इसका सपोर्ट मटेरियल एल्यूमिनियम है, लेकिन ऊपर एक पाउडर फॉर्म में स्टेशनरी फेस को पेस्ट किया गया है, तो ये उखड़ सकता है ना, गाउजिंग हो सकती है। एंड वी वांट टू प्रिवेंट गाउजिंग फ्रॉम हैपनिंग, क्योंकि अगर गाउजिंग हो गई तो फिर आपका जो रिजल्ट है फाइनल वो अच्छा नहीं आएगा। तो गाउजिंग नहीं होने देनी है किसी भी तरीके से। उसके बाद जो आपका नया आता है वो है स्पॉटिंग द सैंपल सॉल्यूशन। अब आप सैंपल को स्पॉटिंग करोगे, स्पॉटिंग करेंगे यानी कि आपको जो भी सैंपल आपने बनाए हैं उन सभी सैंपल्स को आपको फीड करना होगा। तो सबसे पहले आपने जो लाइन ड्रॉ की है उस पर आप मार्किंग कर देंगे। सेम मार्किंग करेंगे जो आपने सैंपल्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए की थी, यानी कि 0, 3, 6, 9, 12, या आपके मर्जी के हिसाब से कुछ भी हो सकता है। लेबल क्या करना है ये आपका डिसीजन है। तो आपको रिस्पेक्टिव बॉटल में से एक एक सैंपल निकालना है, और सैंपल को इन द फॉर्म ऑफ अ ड्रॉप उस लाइन पर, उसके लेबल के जस्ट ऊपर डिलीवर करना है। ये करते वक्त आपको इंश्योर करना है कि सारे ड्रॉप्स जो है वो एकदम परफेक्टली हॉरिजॉन्टल एक ही लाइन में आने चाहिए, ऊपर नीचे मत होने दीजिए इनको। ओके, अब ये जो स्पॉटर है ना, ये एक कैपिलरी होती है। कैपिलरीज रेडीमेड स्पॉटर में मिलते हैं मार्केट में, यू कैन यूज देम। दे आर कैपिलरीज व्हिच विल suck a small quantity of sample and then will properly deliver it to the TLC plate. Still keeping the spotter vertical, immediately touch the spotter to a paper towel to expunge all of the liquid remaining on the spotter। तो आपको क्या करना है, जैसे आपने सैंपल ट्रांसफर कर दिया तो उसको एकदम एकदम प्रिसाइसली आप रिमूव कीजिए स्पॉटर को, और फिर एक जो पेपर टॉवल होता है हमारा, पेपर टॉवल का इस्तेमाल करके
उसको खाली कर दीजिए। खाली करने के बाद उसको क्लीन कीजिए। वैसे ये पर्टिकुलर स्टेप जो है ना स्पॉटर को क्लीन करने वाला, ये शायद ही कभी यूज किया जाता है अब, क्योंकि है ना रेडी टू यूज डिस्पोजेबल स्पॉटर्स ही यूज करते हैं, मतलब हर सैंपल के लिए फ्रेश न्यू स्पॉटर, उसको क्लीन वगैरह नहीं करते। रिपीट द प्रोसेस एंड डिलीवर द स्पॉट्स फॉर रिमेनिंग सैंपल्स। तो एक एक बार स्पॉट आपने दे दिया, इसी तरह से आपको रिपीट करते रहना और बाकी सारे सैंपल डिलीवर करने हैं। एक बार आपका जो सैंपल है उसका स्पॉटिंग हो गया है, तो अब उनको इंसर्ट करेंगे हम हमारी जो क्रोमेटोग्राफी का जार है उसके अंदर। तो वैसे ही कीजिए आप। इमेज में दिख रहा है आपको, इसको प्लेट को इंसर्ट कर दिया, इसके अंदर फिल्टर पेपर है जो पहले से वेट हो चुका है, बॉटम पर मोबाइल फेस है, और जैसे ही आप इसको इंसर्ट करते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज में ये लेवल जो है सॉल्वेंट का वो बढ़ता जा रहा है, और यहाँ पर सेपरेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और थोड़ी देर बाद जैसे ही लेवल और ऊपर बढ़ती है तो सेपरेशन भी उसी मैग्नीट्यूड में भी बढ़ रहा है। अब आपको याद होगा जो जीरो वाला था वो बिल्कुल भी डाइल्यूटेड नहीं था, यानी उसका कॉन्सेंट्रेशन हाई था। यहाँ पर आप ड्रैग मार्क देख सकते हो, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो वो अभी भी सेपरेट होने में उसको थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। इसलिए हमेशा याद रखिए थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी करते वक्त सॉल्यूशंस को सफिशिएंटली डाइल्यूट करना आवश्यक होता है। यूजुअली अगर डाइल्यूट सॉल्यूशंस है ना तो आपको बहुत क्लियर सेपरेशन भी देखने को मिलता है। तो यूज फोर्सेप टू डेलिकेटली प्लेस द टीएलसी प्लेट इनटू द चेंबर, द लिक्विड लेवल मस्ट बी बिलो द पेंसिल लाइन। तो देखिए एक और इंपॉर्टेंट बात, जो पेंसिल लाइन हमने ड्रॉ की थी जिसके ऊपर हमने सैंपल्स की स्पॉटिंग की है, आपको इसके अंदर उतना ही लिक्विड भरना है जो उस लाइन के नीचे हो। यानी कि स्टार्टिंग से ही आपका जो सैंपल है ना, सैंपल के जो स्पॉट्स हैं वो आपके सॉल्वेंट में डिप नहीं होने चाहिए, आपके मोबाइल फेस में डिप नहीं होनी चाहिए। दे शुड बी अबव द लेवल ऑफ द मोबाइल फेस। इसका कारण ये है कि अगर डायरेक्ट डिप कर दोगे तो डिसॉल्व हो जाएंगे और मोबाइल फेस जो आपका वाटर में भरा हुआ है उसके अंदर स्प्रेड होने लग जाएंगे। दैट इज नॉट समथिंग वी वांट। हम चाहते हैं कि नीचे से सॉल्वेंट मोबाइल फेस ऊपर की तरफ बढ़े और इनको लेकर फिर आगे जाए और सेपरेशन का एक्टिविटी पूरा करे, ये हमारा इंटेंशन है, राइट। तो ऐसा होने के लिए जरूरी है कि मोबाइल फेस का जो लेवल है वो पेंसिल से नीचे ही होना चाहिए, पेंसिल मार्किंग से। अलाउ द टीएलसी टू डेवलप एज लिक्विड मूव्स अप द टीएलसी प्लेट इट विल अपीयर ट्रांसपेरेंट एंड वेट। तो जैसे जैसे वो मोबाइल फेस ऊपर बढ़ेगा तो आपको लेवल ऑब्जर्व करने को मिलेगी। Open the TLC chamber and remove the TLC plate with forceps. Immediately mark the solvent line with a pencil for the purpose of RF calculation. तो आप जैसे ही आपको पता है कि आपका सेपरेशन पूरा हो चुका है तो आपको चेंबर को ओपन करना है। ओपन करके उसको बाहर निकालिए और बाहर निकालने के बाद इमीडिएटली जहां तक सॉल्वेंट रन हुआ है, ये जो लाइंस दिख रही है ना इसको सॉल्वेंट फ्रंट कहते हैं। दिस इज द सॉल्वेंट फ्रंट, यानी कि वो जगह है जहां तक सॉल्वेंट रन हुआ है, मोबाइल फेज रन हुआ है। तो इस लेवल पर आकर आपको इमीडिएटली क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर देनी है ताकि हमें एग्जैक्टली पता चले कि हमने कौन से डिस्टेंस तक हमने हमारे सॉल्वेंट ने ट्रेवल किया था और कितने डिस्टेंस तक ट्रेवल करने के बाद जो इंग्रेडिएंट्स है उनका सेपरेशन हमें मिला। तो जो आरएफ वैल्यू है, रिटेंशन फैक्टर जो है विद रिस्पेक्ट टू थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ये कैलकुलेट करने में इन क्वांटिटीज की मदद आवश्यक होती है। इफ द कंपाउंड्स ऑन टीएलसी प्लेट आर कलर्ड, प्रोसेस इज कंप्लीट। अगर वो कंपाउंड्स कलर्ड है तो आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो गई। इफ द कंपाउंड्स आर कलरलेस दे नीड टू बी विजुअलाइज्ड बाय सुटेबल मेथड। तो अगर वो कलरलेस है तो उनको विजुअलाइज करना पड़ेगा। ओके और विजुअलाइजेशन मतलब यूवी लाइट के नीचे रख सकते हो, तो अगर उसको उसमें अगर फ्लोरेसेंस होता है तो आपको अलग अलग कलर के स्पॉट्स दिखाई देंगे। अगर फ्लोरेसेंस से नहीं होता है तो आयोडीन स्प्रे वगैरह जैसे और काफी सारे रिएजेंट्स हैं जिनको स्प्रे करके आप जो कलरलेस, ओडरलेस और इनविजिबल जो स्पॉट्स हैं सेपरेटेड इंग्रेडिएंट्स के, उनको आप विजुअलाइज कर सकते हो। सिग्निफिकेंस एंड कैलकुलेशन ऑफ आरएफ वैल्यू। तो आरएफ वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है वो देखेंगे। RF value can provide corroborative evidence as to the identity of a compound. If the identity of the compound is suspected but not yet proven, an authentic sample of the compound or standard is spotted and run on TLC plates side by side on top of each other with the compound in question. Okay, तो ये क्या किया जाता है कि अगर आपके पास एक सैंपल है जिसमें आपको सस्पिशन है कि इसमें कोई पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट है और आपको अब इंश्योर करना है कि ये वही इंग्रेडिएंट है क्या, तो आप क्या कर सकते हो, आपके सैंपल जो है उस सैंपल को आप रन कर सकते हो, लेकिन साथ ही साथ जो सस्पिशन है आपका, जो स्टैंडर्ड है जिसके अगेंस्ट आपको कंपेयर करना है, उसका भी स्पॉट आपको रन करना है। और फिर वो दोनों किस तरह से एक्ट करते हैं इसके बेसिस पर आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपको आपके पास जो ये है सैंपल है वो सैंपल में पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है कि नहीं है। इसके लिए छोटा सा इलस्ट्रेशन देखिए जरा। यहाँ पर आपके पास 5 अलग अलग सैंपल्स हैं, ए बी यू सी एंड डी। तो आपके पास 5 अलग अलग केमिकल्स हैं, उनका स्पॉटिंग आपने कर दिया। ए पॉइंट पर आपने ए सैंपल, बी पॉइंट पर बी सैंपल, सी पर सी और डी पर डी। आपके पास एक अननोन सैंपल भी है जिसको यू नाम दिया है। तो इसमें एक्चुअली मिक्सचर है लेकिन आपको ये नहीं बताया गया है कि एबीसीडी में से कौन सा इंग्रेडिएंट मिक्स किया गया है। तो अगर आपको पहचानना है
तो आपको सेंटर में यू को भी स्पॉट करना है, और जैसे आप थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी करोगे तो सेपरेशन होगा। तो देखिए ए प्योर था, सिर्फ एक ही स्पॉट मिला ए का, बी भी प्योर था, सिंगल स्पॉट मिला, सी प्योर था, सिंगल स्पॉट मिला, और डी प्योर था, सिंगल स्पॉट मिला। लेकिन यू में दो अलग अलग केमिकल्स के मिक्सचर्स थे, तो वो अलग अलग सेपरेट हुए हैं, देखिए दो स्पॉट मिले हैं हमें यू में। ऑलराइट, अब इतना तो पता चल गया कि यू के अंदर दो इंग्रेडिएंट्स है, राइट। तो सेपरेशन तो हमने अचीव कर लिया, अब हमें क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन अचीव करना है। तो आइडेंटिफिकेशन अचीव करने के लिए आरएफ वैल्यू जो है, रिटेंशन फैक्टर, वो काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसका कैलकुलेशन का सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट फ्रंट। तो सॉल्वेंट फ्रंट ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो डिनोमिनेटर पे आएगा, और न्यूमरेटर पे आएगा आपका जो भी स्पॉट है जिसको आपको आइडेंटिफिकेशन करना है, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टोटल हमारे पास कितने स्पॉट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो सभी स्पॉट्स के लिए हमने आर एफ वैल्यू कैलकुलेट की है। तो वो कुछ इस तरह से आर एफ ए। तो आर एफ ए जो है ए कंपोनेंट, उसने कितना ट्रेवल किया, देखिए यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है 2 सेंटीमीटर ट्रेवल किया। So since it has traveled 2 centimeter and solvent front has traveled how many centimeters, 5 centimeters. तो न्यूमरेटर में 2, डिनोमिनेटर में 5 इज इक्वल टू 0.4। ये उसका रिटेंशन फैक्टर हो गया। सिमिलरली बी के लिए भी आप 3 सेंटीमीटर, बी का जो कंपोनेंट है उसने 3 सेंटीमीटर ट्रैवल किया, डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 0.6। सी जो है उसने 0.8 सेंटीमीटर ट्रैवल किया, इसलिए 0.8 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 0.16। डी ने सबसे ज्यादा ट्रैवल किया 4, तो उसके हिसाब से 4 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 0.8। तो ये रिटेंशन फैक्टर हो गए इनके सब। अब क्योंकि अननोन सैंपल में हमारे पास दो स्पॉट्स हैं, तो सबसे पहले आर एफ यू वन यानी कि पहला वाला जो स्पॉट है उसको देखेंगे हम ऊपर से। इसने ट्रेवल किया 3 सेंटीमीटर, तो 3 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 0.6। और फिर यू जो का जो सेकंड स्पॉट है उसने ट्रेवल किया है 0.8 सेंटीमीटर, तो 0.8 डिवाइडेड बाय 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.16। तो हमारे पास आर एफ वैल्यूज आ गई हैं अभी सारे स्पॉट्स की। अब हम कंपेयर करेंगे कि कौन कौन से स्पॉट्स की आर एफ वैल्यूज सेम है। तो आप ये डायग्राम, ये कैलकुलेशंस और डायग्राम्स की में कंपेयर करके देखोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि जो स्पॉट सी है, सी और U2 का RF वैल्यू सेम है, और क्योंकि इनका RF वैल्यू सेम है तो इट इज सेफ टू अज्यूम कि ये दोनों सेम इंग्रेडिएंट्स हैं। सिमिलरली कंपोनेंट बी यानी कि सैंपल बी और जो अननोन वन सैंपल है U1 सैंपल, उसका RF वैल्यू सेम है। उसके बेसिस पे आप ये डिटरमाइन कर सकते हो कि जो अननोन वन कंपोनेंट सेपरेट हुआ है अननोन सैंपल से, वो एक्चुअली बी है। ओके, तो ये कंपैरिजन करके, क्योंकि आरएफ वैल्यू सेम है, सेम सॉल्वेंट में, सेम कंडीशंस में, तो आप सेफली अज्यूम कर सकते हो कि ये दोनों सेम कंपाउंड्स है। तो इस तरह से आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो, लेकिन आपको बेसिकली इसमें फिर पहले से थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि इसके अंदर कौन सा कंपोनेंट मिक्स्ड है, तो ये ज्यादा आसानी से होता है। तो अब अननोन सैंपल अगर एकदम से आ रहा है तो उसमें शायद ये उतना काम में नहीं आएगा, क्योंकि आप हजारों टीएलसी तो नहीं करते बैठोगे ना। लेकिन अगर आपका कोई प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा है जिसमें आप जानते हो कि 5-6 अलग अलग केमिकल्स ही हो सकते हैं, उसके अलावा कोई 6 कंपोनेंट तो होगा ही नहीं इस मिक्सचर में, जब आपको ये लिमिटेड इन्फॉर्मेशन पहले से अवेलेबल है, तो वहां पर इस तरह के कैलकुलेशंस के बेसिस पर आइडेंटिटी स्पेसिफाई की जा सकती है। तो कुछ इस तरह से रिटेंशन वैल्यू भी कैलकुलेट किए जाते हैं, और रिटेंशन वैल्यू के बेसिस पर ये डिटरमाइन किया जाता है कि जो सेपरेटेड कंपोनेंट है वो एक्चुअली कौन से हैं। तो यहाँ पर हमें ओवरऑल फिर क्या पता चला कि जो अननोन सैंपल था उसके अंदर बी और सी मिक्स किए गए थे, तो बी और सी को मिक्स करके आपको अननोन सैंपल दिया गया था, और सेपरेशन में हमने बराबर प्रूव किया। तो ये ओवरऑल थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बारे में सारी जानकारी थी। इसमें हमने क्या कंक्लूड किया है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज अ क्विक, सेंसिटिव एंड इनएक्सपेंसिव टेक्निक यूज्ड टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर। ये काफी क्विक है, एक सेंसिटिव भी है, यानी कि बहुत ही इसका जो स्कोप है एक्टिव रहने का वो काफी कम क्वांटिटी के सैंपल तक भी हो सकता है। मतलब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी या माइक्रो हीटर्स को सेपरेट करने के लिए भी यूज कर सकते हो। ये इनएक्सपेंसिव भी है, ज्यादा खर्चीला नहीं है। वैसे कोई भी एनालिटिकल टेक्निक एक्सपेंसिव ही होती है अगर आप ऑर्डिनरी डे टू डेली एक्सपेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल स्पेंडिंग अलग लेवल पर होती है। उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो लैक्स ऑफ रुपीज के होते हैं, काफी महंगे होते हैं, राइट। उनको मेंटेन करने के लिए मैन पावर होती है, सब कुछ होता है, तो ओवरऑल एक्सपेंडिचर जो होता है काफी हाई होता है। उसके कंपैरिजन में थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के लिए लगने वाला पैसा काफी कम है, इसलिए उसको इनएक्सपेंसिव कहा जाता है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर, वेरीफाई द आइडेंटिटी एंड प्यूरिटी ऑफ अ कंपाउंड, मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, determine the solvent composition for preparative separations and analyze the fractions obtained from column chromatography। तो इतने सारे इसके एप्लीकेशंस हैं और ये पूरा स्कोप है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का, जो आज के इस सेशन में हमने डिस्कस किया है।
तो समरी में चलिए फिर से एक बार देखते हैं कौन कौन से टॉपिक कवर किए हमने। हमने इंट्रोडक्शन देखा, इंट्रोडक्शन में शुरुआत हमने की क्रोमेटोग्राफी के साथ। क्रोमेटोग्राफी इन जनरल कौन सा कंसेप्ट है, उसके कितने सारे टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया क्या क्या है, उन सभी क्लासिफिकेशंस में हमने ये देखा कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एक्चुअली आता कहाँ पर है, राइट। क्योंकि हमारा एक्सप्लेनेशन सेशन तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का है, तो बाकी के सारी जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स हैं उन पर हमने फोकस नहीं किया क्योंकि वो हमारे स्कोप में नहीं है। लेकिन हमने थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का एक्चुअली प्लेस क्या है, उसका प्लेसमेंट क्या है इन द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स, वो हमने ऑब्जर्व जरूर किया। फिर हमने प्रिंसिपल स्टडी किया कि ये क्रोमेटोग्राफी मतलब एक्चुअली होता क्या है और कैसे होता है। उसके बाद एप्लीकेशन, एडवांटेजेस और लिमिटेशंस, थिन लेयर टीएलसी सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में हमने पढ़ा, टीएलसी प्रोसीजर, कंक्लूजन और समरी के बारे में भी हमने काफी डिस्कशन। तो इसी के साथ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी पे आज का जो हमारा सेशन है उसको हम खत्म करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि इसका आपको फायदा होगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगला सेशन भी जो नए टॉपिक पर होगा उसको आप जरूर देखिएगा। आपके एकेडमिक प्रोफेशनल लाइफ में इसका जरूर आपको काफी फायदा मिलेगा, इस बात का मुझे पूरा विश्वास। तो आज के सेशन को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सेशन।